नालंदा में डीएम ने की जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत की पुष्टि। घटनास्थल से शराब और मिनी पैकिंग मशीन भी बरामद। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर एनडीए में संग्राम शुरू। हमने की शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग तो बीजेपी ने की दोषी अधिकारियों को सजा देने की मांग। यूपी चुनाव से पूर्व बीजेपी को एक और बड़ा झटका। सपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान का यूपी में है अखिलेश की लहर। आरा में प्रकोष्ठोत्सव मनाकर लौट रहे पंजाबी श्रद्धालुओं से चंदा को लेकर मारपीट। कई श्रद्धालु जख्मी, इलाज जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। नालंदा के सोहसराय की छोटी पहाड़ी में 11 लोगों की मौत पर डीएम शशांक शुभंकर का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पहली नजर में लगता है कि सभी की मौतें शराब पीने की वजह से हुई। घटनास्थल के पास से शराब और मिनी पैकिंग मशीन भी बरामद की गई है। 6 मामले दर्ज किए गए हैं। 2 मकानों को सील करने का आदेश दिया गया है। डीएम ने कहा कि इसकी फाइनल पुष्टि तभी करेंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिसरा की फाइनल रिपोर्ट सामने होगी। बिसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। तो नालंदा में जो 11 लोगों की मौतें हुई हैं, उस मौत पर कोहराम मचा है। सियासत गर्म है बिहार की और ऐसे में नालंदा के जिलाधिकारी और एसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रथम दृष्टया अगर देखें तो शराब से ही इनकी मौतें प्रतीत होती है, यानी कि शराब पीने से ही कुल 11 लोगों की जानें चली गई। हालांकि उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही फैसला इस पर लिया जाएगा। जैसा कि आप लोग अवगत है कि 14 तारीख को अवैध शराब पीने की बात सामने आई थी और 15 तारीख से लोगों की तबीयत खराब होनी शुरू हुई। अभी तक 11 लोगों की मृत्यु हुई है और प्रथम दृष्टया, हालांकि अभी पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन प्रथम दृष्टया और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने अवैध शराब का सेवन किया है और इसकी फाइनल पुष्टि हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोग उसी को मानते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक पूरे ज़िले में हम लोगों ने 184 लीटर चुलाई शराब, 225 लीटर विदेशी शराब और 34 लोगों की गिरफ्तारी की है। देखिए, स्पष्ट रूप से आप सभी को सारी जो सूचना दे दी गई है। कल घटना जब हमारे संज्ञान में आई, उसके बाद से हम लोग लगातार यहाँ छापामारी कर रहे हैं। कल फर्स्ट शिफ्ट में 3 डीएसपी के नेतृत्व में टीम जो है गठित करके यहाँ पे छापामारी कराई गई। फिर कल रात भर छापामारी चली दूसरी टीम की मदद से। फिर आज सुबह से चल रही है और आज रात में भी रहेगा। आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। जो घटना हुई है वो दुखद है और उसके बाद हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। पुलिस के जो यहाँ पे इंस्पेक्टर थे, सोहसराय थाना प्रभारी, उनको निलंबित कर दिया गया है और अन्य अगर कोई बात आएगी तो आप लोगों के संज्ञान में लाया जाएगा। नालंदा जिले में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत की खबर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी लागू करना है तो सबसे पहले नालंदा प्रशासन द्वारा गलत बयान देने वाले उस बड़े अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम जिला चलाना होता है, ना कि जहरीली शराब से मृत व्यक्तियों को अजीबो गरीब बीमारी से मरने का कारण बता देना। यह साफ बताता है कि प्रशासन स्वयं शराब माफियाओं से मिला हुआ है। शराब बेचने वाले और पीने वाले दोनों को सजा अवश्य होनी चाहिए, पर यह उस हाइड्रा की बाहें हैं जिन्हें आप रोज काटेंगे तो रोज उग जाएंगे। बिहार में जहरीली शराब से नालंदा में हुई मौतों के बाद सियासत गर्म है और इसी कड़ी में एनडीए के सहयोगी दल जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी कानून पर सवाल उठा दिया और कानून वापस लेने की मांग कर दी। वहीं उन्होंने शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी बताया है। उसको जो ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं, तो जो कमज़ोर आदमी है, जो इसको खाना नहीं मिलता है और शराब का अभ्यस्त है, वो पी जाता है, तो मरेगा ही ना। तो इसीलिए समीक्षा का मतलब यही है कि गुजरात में आज कैसे है। गुजरात में तो हमसे पहले शराबबंदी है, वहाँ पर गांधी का जन्म स्थान है, कर्म स्थान है वहाँ, तो वहाँ कैसे शराबबंदी है। तो उसी प्रकार से गुजरात मॉडल भी अगर यहाँ अपना देते तो हम समझते हैं कि वो उचित होता है। तो नालंदा में जहरीली शराब कांड से हुई 11 लोगों की मौत पर बिहार की सियासत गर्म है। एक और एनडीए में सहयोगी दल हम के सुप्रीमो जीतन मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से शराबबंदी को वापस लेने की मांग की। तो इस बीच जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हाथ उठाकर शराबबंदी को लागू कराने की कसमें खाई। अब यही लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। पार्टी
का संगठन का ढांचा है, स्वाभाविक है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने गांव गांव में पोल पर बाजाबता टोल फ्री नंबर लिखवा दिया है। तो एक बार शराबबंदी को सफल बनाने के लिए राजनीतिक कार्यशाला के साथ साथ शराबबंदी को सफल बनाने के लिए भी कार्यशाला आयोजित करिए। और ये चुनौती। नालंदा में शराब कांड से 11 लोगों की मौत की खबर से पूरा बिहार विचलित है और इसी कड़ी में जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सभी मृतकों के आश्रितों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की है और इस दौरान जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की सरकार जब इसी कानून पर विचार कर सकती है तो बिहार की सरकार शराबबंदी कानून पर विचार क्यों नहीं कर रही। इसी कांड में शामिल सभी को जेल भेजकर स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। चल रहा है और उसके बाद आप नेपोलियन और हिटलर की तरह डराइएगा, चंगेज खां की तरह, तो फिर 15 से 16 लाशें जा चुकी है और लाशें छुपाई जा रही है। तो ये जो हालात हैं, मैं पहले कहूँगा दारू यदि आप तय कर लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट का भी नहीं, और आपके बीजेपी घटक दल भी यही कहता है, तो कितने लाश के बाद दारू रुक जाएगा पहले तो ये तय कर लें। कितने माफिया पकड़ाए, कितने नेता जेल गए हैं, क्या वो लोग दारू नहीं पीते हैं? क्या पदाधिकारी दारू नहीं पीता है? क्या 60-40% न्यायालय में दारू नहीं पिया जाता है? न्यायालय दारू नहीं पीता है। पार्टी क्या मांग करती है? सर मांग तो पप्पू यादव लड़ते लड़ते माफियाओं के खिलाफ मैं मांग करता हूं, पहले उसकी संपत्ति तो जब्त हो। सबसे ज्यादा नालंदा, सोसराय से लेकर के हरनौत सबसे ज्यादा शराब तस्कर बिहार में यही तो है। और इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी इसी मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह सीएम के गृह जिला नालंदा में कई लोग शराब पीने से मर गए, यह घोर निंदनीय है। प्रशासन की भी इसमें बड़ी लापरवाही है। तो कांग्रेस ने सरकार से मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। देखिए, बीजेपी और जेडीयू में ही नहीं शराबबंदी के लिए ठनी है, बिहार के आवाम और सरकार में भी ठनी है। विपक्ष पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, माझी जी सहित तमाम लोग कह दिए हैं कि शराबबंदी में समीक्षा की जरूरत है, लेकिन नीतीश कुमार हठधर्मिता अपना के दूसरे तरफ कहते हैं कि शराबबंदी के समीक्षा का मतलब होता है शराबबंदी खत्म करना। माननीय मुख्यमंत्री जी, समीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि उस कानून को खत्म करना, उसमें त्रुटियों को दूर करना होता है। जिस प्रकार से नालंदा में, जहां मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहां जीवन में सबसे ज़्यादा, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद और ज़्यादा जाते हैं और राज्य के आधा से अधिक पैसा नालंदा में खर्च करते हैं, उस राज्य में, उस जिला में, नालंदा में जहरीली शराब से लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। और मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने में लगी और इसी कड़ी में सकरा थाना अध्यक्ष सरोज कुमार गुप्ता ने गुप्त सूचना के आधार पर ऑटो पर लदा लगभग 50 बोतल विदेशी शराब की खेप को बरामद किया। इसके साथ ही 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और जदयू के बीच दरार देखने को मिली है। बीते दिन एक बयान आया केसी त्यागी का, जिस पर उन्होंने कहा कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद आज जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केसी त्यागी ने जो कहा है वो बात सही है, वो पार्टी का स्टैंड है और हमने पहले मन बनाया था बीजेपी के साथ लड़ने का, लेकिन अगर नहीं बन पाता है तो हम लोग अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मा सौंपा गया। सुनिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। केसी त्यागी जी ने जो कहा है पार्टी के इस स्टैंड के अनुकूल ही कहा है। वहां हमारी पार्टी तैयारी कर रही है पहले से और मजबूती से, वहां गठबंधन नहीं होने की स्थिति में भी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी अंतिम रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ आधिकारिक रूप से कोई फाइनल डिसीजन के लेवल तक बात नहीं पहुंची है कि गठबंधन वहां नहीं होना है। अभी बातचीत चल रही है। आरसीपी सिंह जी अधिकृत है पार्टी की ओर से, तो उनकी ओर से जब तक नहीं यह खबर आएगी कि बीजेपी ने मना कर दिया, तब तक तो हम लोग मान रहे हैं कि अभी बातचीत चल। यूपी चुनाव को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया वो उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव लड़ेंगे।
बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आए हैं। वह उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने कुछ सोचकर ही उनसे अलग होकर चुनाव लड़ने का सोचा होगा। अब अकेले लड़कर दिखाएं, हम भी देखते हैं। ये चुनौती दी है चिराग ने। बिहार की जनता ने नकार दिया हो उसको, उसके गठबंधन के साथ ही नकारे स्वीकारे मायने ही नहीं रखता। भाई जिनका अस्तित्व बिहार में नहीं है, तीसरे नंबर की पार्टी जो बिहार में बन गई हो, ये जाएंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने। जब बिहार की जनता आपको पूछती नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता आपको क्या पूछेगी? और इन्हीं बातों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी ने भी संभवतः की होगी और इसीलिए इन्होंने इसको कोई सीटें नहीं दी। अब अकेले चुनाव लड़के दिखा लें, क्या करेंगे? बिहार में जहां एक और सरकार प्रदेश में विकास के दावे करती है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। इस बीच पटना में पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सहयोग से बिहार का विकास हो रहा है। साल 2014 से बिहार के विकास को गति मिली। बिहार में डबल इंजन की सरकार ने विकास की गति को दोगुना किया है। लगातार हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का लगातार सहयोग बिहार के लोगों को मिल रहा है, बिहार की योजनाओं में मिल रहा है। आज वही कारण है कि बिहार के विकास में पिछले 2014 के बाद हम लोगों ने तीव्र रूप से गति लाई है। नीतीश कुमार जी बिहार में जिस गति को बनाए हुए थे, आज डबल इंजन की सरकार बनने के बाद उस गति को हम लोगों ने दोगुना किया है। चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, आपको स्वास्थ्य सभी सेक्टर्स को आप देखेंगे तो लगातार हम लोगों ने उसमें अच्छा काम किया है। आज उसी को टीकाकरण के 1 साल रविवार को पूरा हो गया और इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पटना में वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, जहां उन्होंने इस 1 वर्ष के उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलित कर स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम बिहार में 10 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण कर चुके हैं। तो विशेषकर उन्होंने कहा कि जो भारत की ग्रामीण इलाके हैं वहां लगभग 99 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सहित बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बधाई दी है। और इसके लिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बिहार वासियों की ओर से और व्यक्तिगत अपनी ओर से उन्हें बधाई देता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। उन्होंने एक मजबूत कदम देशवासियों के हित में उठाने का काम किया है कि निःशुल्क टीकाकरण आम लोगों तक हम पहुंचाएंगे। यह एक बड़ा संकल्प था और इस संकल्प ने एक सिद्धि का रूप लिया है। और मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे जितने चिकित्सक हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, सबों का भरपूर सहयोग इस अभियान को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सहयोग मिला है। हम सबों को हृदय से बधाई देते हैं। खबरों के सफर में यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर वैशाली में हो रहा फर्जीवाड़ा। एमबीए और एमसीए के नाम पर कॉलेज छात्रों को दे रहा झांसा। बीबीए और बीसीए के नाम पर सिर्फ सर्टिफिकेट का हो रहा वितरण। बी फार्मा और डी फार्मा के नाम पर कॉलेज दे रहा अधकचरा ज्ञान। कॉलेज खुलेआम उड़ा रहा तमाम नियमों की धज्जियां। जल्द देखिए डीटीवी भारत पर कॉलेज का कारनामा। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम, देश के नाम,
हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों के सफर में आगे। सुपौल के प्रतापगंज प्रखंड के गटहा गोविंदपुर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शमशेर आलम की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान चलाया। आयोजित सदस्यता अभियान में दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली और इस दौरान प्रदेश महासचिव परमेश्वरी सिंह यादव और जाप जिला उपाध्यक्ष सुभाष यादव ने सभी को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में एक माह पूर्व पैक्स अध्यक्ष विजय महतो की हत्या के मामले में पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले का खुलासा कर दिया। रोसड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहरियार अख्तर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधी रोसड़ा थाना क्षेत्र के उदयपुर निवासी नूर अहमद का बेटा मोहम्मद तौकीर है। पटना जिले की सिविल सर्जन विभा कुमारी के अलग अलग दस्तावेज का इस्तेमाल कर 5 डोज लेने की बातें सामने आ रही हैं। इस मामले पर पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और मामले में भी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पटना जिला की सिविल सर्जन विभा कुमारी ने बताया कि उन्होंने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर कोविशील्ड का 2 डोज और एक प्रिकॉशनरी डोज लिया है। तो उन्होंने बताया कि किसी ने पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर वैक्सीन लिया है। मामले की जांच होनी चाहिए और जिला प्रशासन इस पूरे मामले की जांच भी कराएगी। लोगों ने पूछताछ किया है तो उसमें पता चला है कि वो अपने आधार कार्ड की आईडी से 3 डोज उन्होंने लिया है, फर्स्ट सेकंड, और अभी प्रिकॉशनरी डोज जो हम लोग दे रहे हैं तो उसको उन्होंने लिया है। बाकी उनका दूसरा एक आईडी कोई उसका मिसयूज करके कोई रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो उसकी जांच हम लोग करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में पिछले साल के 27 मई को एक मकान में घुसकर चोर करीब 15 लाख के स्वर्ण आभूषणों की चोरी कर फरार हो गए थे। इसके बाद मामले में कुल 7 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वहीं इन चोरों से चोरी किए स्वर्ण आभूषण की खरीद करने वाले अमित प्रकाश गुप्ता नामक सोनार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरों की गिरफ्तारी के बाद के बाहर कंटो चोरों के परिजन चोरों को छोड़ने की फरियाद करते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा करते नजर आए। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार चोरों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैसे छोड़ देगा आदमी पैसेंजर को? सिलेंडर लेकर पैसेंजर ये चोरी क्यों भाग गया? इसको पकड़ने। एमएलसी चुनाव से पहले बिहार में भी नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी कड़ी में एलजेपी नेता राजेंद्र सिंह ने भी घर वापसी की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के बेतिया स्थित आवास पर एलजेपी नेता ने अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि राजेंद्र जी हमारे सम्मानित नेता थे, कुछ आपस में विवाद हुआ जिसे समाप्त कर उनकी घर वापसी हो गई है।
माननीय राजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के महामंत्री रह चुके हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उससे पहले उन्होंने विभिन्न स्थानों पर संगठन मंत्री का भी दायित्व निर्वहन किया था और यह अपने घर में अपनों का स्वागत है। माननीय राजेंद्र जी का और सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। राजेंद्र जी हमारे दक्षिण बिहार के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। कुछ हम लोगों का आपस का विवाद हुआ था, वह सब समाप्त करते हुए दिल से आज हम सब पुनः एक हो रहे हैं। आरा में प्रकाश पर्व मनाकर पंजाब लौट रहे पंजाबी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की खबर सामने आ रही है। घटना में आधा दर्जन से अधिक श्रद्धालु जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि यज्ञ के नाम पर चंदा वसूली को लेकर हुई मारपीट की गई है। यह घटना चरपोखरी थाना क्षेत्र की बताई गई है। सभी श्रद्धालुओं का इलाज चरपोखरी सीएचसी में जारी है। हम लोग पीछे बैठे थे, आगे चंदा रोकने गाड़ी रोका ना, हमें नहीं पता रोका। अभी तक जब उन्होंने देखा हाथों-पाई हो रहे थे, हम लोग के बंदे पीछे 4-5 उठे, उतरे बिना दमादम चढ़ के जब देखा इतनी पब्लिक खाली मारने लगी पत्थर। बिहार में अब संविदाकर्मी नियमितकरण को लेकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसको लेकर बिहार राज्य संविदाकर्मी महासंघ का गठन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार राज्य संविदाकर्मी महासंघ के लोगों का साफ साफ कहना है कि 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक काला पट्टी लगाकर अपनी ड्यूटी करेंगे। कर्मियों की मांग है कि नौकरी को नियमित किया जाए, रिटायर होने के बाद रिटायरमेंट सुनिश्चित किया जाए। बिहार में 11 लाख संविदाकर्मी है। अगर सरकार उनकी मांग को नहीं मानती तो वे कार्य बहिष्कार कर देंगे। जाता है, हमारी सर्विस की 1 मिनट गारंटी नहीं है। अगले दिन हम कार्यालय आएंगे, इसकी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं होती है। किसी समय हमें टर्मिनेट की जाती है। इवन तो ये हम सर्विस से रिटायर होते हैं, 60 साल की जो अवधि है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। ये कैसी मानवता है और कैसी समाज। ये लाखों लोग काम कर रहे हैं इसमें, इनके परिवार के लोग कोरोना काल से लेकर सब काल में बेहाल हैं, लेकिन इनके बारे में सरकार कोई सोच नहीं रही है। इसलिए ये जो संगठन का निर्माण हुआ है बिहार राज्य संविदा कर्मचारी महासंघ, ये पूरे देश में पूरे बिहार में आउटसोर्स और संविदा और अवर्गीकृत जितने कर्मचारी हैं 11 लाख से ऊपर की संख्या है इनकी। इन सबों को संगठित करके और न्याय के रास्ते पर आगे हम लोग ले जाएंगे। रविवार को भारत सरकार की संस्थान खादी ग्राम उद्योग आयोग और सृजन मिथिला दरभंगा के द्वारा मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकारों को आर्थिक रूप से और मार्केटिंग में भी सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन अंतर्गत 60 महिलाओं को मदद करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खादी ग्राम उद्योग आयोग राज्य कार्यालय पटना से गोपाल कुमार और दिनेश वशिष्ठ मौजूद रहे। तो कार्यक्रम से सभी मिथिला पेंटिंग के कलाकार काफी उत्साहित दिखे। मुंगेर के गंगा नदी पर बन रहे पुल श्री कृष्ण सेतु के लोकार्पण की तिथि लगातार 2 बार से किसी न किसी वजह से आगे बढ़ाने से मुंगेरवासी काफी निराश दिख रहे हैं। 26 दिसंबर 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुल का शिलान्यास किया। 2016 में रेल पुल का उद्घाटन हो गया, ट्रेनें चलने लगी। पहुंच पत न होने के कारण सड़क पुल का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, पर सड़क सेतु की बाधा दूर करने के लिए करीब 14.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। बता दें कि पुल बनने के दौरान जमीन अधिग्रहण को लेकर कई अड़चनें आई। साथ ही इसका लागत मूल्य भी 927 करोड़ रुपए से बढ़कर 2774 करोड़ रुपए हो गया। उम्मीद जताई जा रही थी कि 16 जनवरी को यह सेतु का उद्घाटन कर आवाजाही शुरू होगी, लेकिन यह डेट भी फेल हो गया। यूपी की योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्हें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह अभिमन्यु को रोकने के लिए बड़े बड़े महारथी लगाए गए, वैसे ही अखिलेश यादव को भी रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन वह सबको तोड़कर आगे निकल चुके हैं। 7वां द्वार तोड़कर 10 मार्च को वह विजय प्राप्त करेंगे। दारा सिंह चौहान ने इस मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछड़ों का हक मार रही है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। पिछड़े समाज के बच्चों का आरक्षण खत्म कर उनको शिक्षा से वंचित रखने की साजिश की जा रही है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।